वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और हमने हमेशा से ब्यूरोक्रेसी के लिए नौकरशाही की टर्म सुन रखी है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके लिए नौकरशाही की जगह ना अफसरशाही का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कहने को तो ये तमाम लोग ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट होते हैं, बट ये जो जब हम अफसरशाही की बात करते हैं ना, तो जब इनके प्रोटोकॉल्स देखे जाएं कुछ के ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ जब इनकी तनख्वाहें देखी जाएं, मराद देखी जाए, करप्शन देखी जाए, तो फिर हम इसके लिए ठीक से ये लफ्ज़ जो है अफसरशाही वो हमेशा से सुनते आए और बहुत से लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी अभी हम आपके साथ लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी लाहौर रंग पर जब यह खबर ब्रेक हुई तो इस पर एक्शन भी हो चुका है। SNGPL के MD की अगर हम बात करें तो इनकी जो तनख्वाह है वो 68 लाख रुपीस पर मंथ, और इसके साथ साथ इनका इंतहाई शाहाना प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल भी ऐसा जो कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद उनसे भी ज्यादा हो। सो बहरहाल जब ये खबर लाहौर रंग पर चली तो इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन हुआ। बट ये मामला असल में है क्या, और ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ, कौन था इतनी मराद से नवाजने वाला एक MD को, और ऑब्वियसली जिस मुल्क की इकोनॉमी इतनी इंस्टेबल हो, इंस्टेबिलिटी का शिकार हो, इसके साथ साथ जहां पर आप आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाए, जहां पर इतने ज्यादा मसाइल हों, और वहां का जो एक MD है SNGPL का वो इतनी तनख्वाह जब वसूल कर रहा हो, तो इसके पीछे असल में सपोर्ट किसकी थी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बेसिकली जिनकी ये खबर थी, अदनान अजीज साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच अदनान। अदनान, ये मामला है क्या, जरा तफसील आप बता दें। देखें, पहले तो बात यह है कि मैं यहाँ पे बात ये भी कंटिन्यू करूँगा कि आपने अभी जिक्र किया कि 2 वक्त की रोटी, लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो तो गैस का भी है, क्योंकि इसको तो इसलिए लाया गया था जो MD हैं, क्योंकि बेसिकली जो नारा लगाया था वो तब्दीली सरकार ने ये कहा था कि हम एक सादा सा कल्चर जो है वो मुतारफ़ करवाएंगे, कि एक सादा कल्चर मुतारफ़ कराएंगे, कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन ये तकरीबन बात है 1 जुलाई 2021 की, जब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो SNGPL जो महकमा है, ये एक एग्जेक्टिव महकमा है। इसकी पॉलिसी ये है कि यहाँ पे जो MD आता है ना, वो SGM या इनका जो GM है वही वहाँ से प्रमोशन लेके BOD के तहत उसको MD यहाँ पे तैनात करते हैं। जो यहाँ का GM होता है GM लगा लें, SGM लगा लें, यानी कि यहाँ का जो इनका जो DMD लेवल का जो ऑफिसर्स होगा, तो क्योंकि वो एक निचले लेवल से आके एक MD की पोस्ट पे बैठता है, तो उसको तकरीबन सारा पता होता है कि SNGPL पंजाब में क्या करना है, तरक्याती काम कहाँ पे करने हैं, लीकेज कहाँ पे है, ज़ेर ज़मीन जो मुसीदा पाइपलाइन है वो किधर है, KPK में क्या सूरत हाल है, कहाँ पे गैस पाइपलाइन डालनी है। लेकिन जब वहाँ पे आप एक पैराशूटर को बैठा देंगे, यानी कि सिर्फ उसका सिर्फ एक ये लगा ले, उसकी खिदमात ये हैं कि जो तब्दीली सरकार है उसके वो फंड रेजर थे, और उसके अलावा जो है वो एक फंड रेजर फॉर द पार्टी और द फंड रेजर फॉर शौकत खानम हॉस्पिटल, ओके, उसके वो फंड रेजर थे। सबसे बड़ा उनका एज था। उसके बाद फिर वो एक HSN कॉलेज के वो स्टूडेंट भी रहे हैं, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात लगी हमारे जो खान साहब है उनको, इसलिए उनको एज ए MD SNGPL तैनात कर दिया गया। इससे पहले इनका ओहदा क्या था? कुछ भी नहीं, ये एक यानी कि ये सिर्फ एक कराची के ये रहायशी थे, और ये बिल्कुल ही फारिग थे, इनका कोई काम नहीं था। इनको यानी कि इमरान खान ने सिर्फ इन दो जो ब्यूरोक्रेसी में तो थे ना, तो वहां पर किन पोजीशंस पे रहे? यानी कि ये इनको यहाँ पे पेश किया कि ये बहुत बड़े यहाँ पे गैस के मामला देखते हैं, ये आउट ऑफ कंट्री बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे के आए हैं, इसलिए जो पंजाब में या KPK में जो गैस के जो मसाइल हैं उसको ये हल करेंगे। लेकिन हल होने के बजाय ये सूरत हाल है कि आज जो मैं चाहूंगी आप MD का नाम भी लें। MD अली जे हमदानी, यानी कि अली जे हमदानी उनका नाम है, और उनका ये सूरत हाल थी, उनकी जो रहाइश थी वो कराची की थी। तकरीबन हर हफ्ते वो 15 से 20 बंदों का प्रोटोकॉल लेके कराची आते थे, और उसको वो शो करते थे कि ये हमारा सरकारी यानी कि हमारा जो है ना ये कंपनी का हमारा कोई काम था, यानी कि मीटिंग थी, इसलिए हमें कराची और वो खुद अपने अहले खाना से मुलाकात के लिए अपने घर जाते थे फॉर व्हाटएवर रीजन, बट उनका पर्सनल काम था। तो ये जो उनका प्रोटोकॉल होता था, ये इसकी मूवमेंट क्या होती थी, ये कहाँ स्टे करता था कराची में? यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि इनकी अब अगर देखें ना सैलरी स्लिप जो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, हम सैलरी स्लिप वैसे भी चलाएंगे भी, आई थिंक मेरी टीम चला आप देखें तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो MD SNGPL है वो 1800 cc कार यूज कर सकते हैं, एक ड्राइवर, और 450 लीटर जो पेट्रोल है इनके महाना इनको सिर्फ ये मिलेगा। और सैलरी कितनी डिसाइडेड? सैलरी इनकी डिसाइड ये हुई थी कि इनकी जो बेसिक सैलरी थी वो 25 लाख,
उसके अलावा जो हाउस रेंट जो है वो इनका 45% जो इनकी बुनियादी सैलरी है उसका वो देंगे, 45% उसका हाउस रेंट की मद में। और जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 लाख रुपए यानी का 25 लाख में उन्होंने अपने अखराजात खुद मैनेज करने थे। हाँ जी। उसके अलावा जो यूटिलिटी अलाउंस है वो भी इनका 7.5% था इसका, वो भी 25 लाख में था उसका। हाँ जी। लेकिन इनकी जो टोटल मराद डाल के यानी कि उसके अलावा जो इनकी सैलरी बना के इनके पैसे बनते हैं महीने के 68 लाख बनते हैं। अभी बनते हैं ना, ये जो प्रोटोकॉल अभी ये जो इस्तेमाल कर ये रहे अलग थे, है, ये ये इससे अलग हटके है। हाँ जी, ये इससे हट के है, सैलरी अलग इशू है। उसके बाद फिर इनका जो ऑफिस आने का, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ ये एक 1800 सीसी कार यूज कर सकते हैं, एक ड्राइवर। उसके अलावा लेकिन इन्होंने क्या काम किया, आके जो बड़े वीको डाले हैं वो खुद परचेज किए। जी ये जनाब, ये कंपनी की जरूरत है, कंपनी इसके बगैर चल नहीं सकती। हालांकि कंपनी जो है वो सिर्फ और गैस वो के डाले जो है वो उसी के इस्तेमाल में आ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि जो सरकारी महकमे के बेसिकली हाँ जी, महकमे के डाले थे कि जो जिनके आप यहाँ से अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में करप्शन का हाल और हमारी अफसरशाही, तो वो सही टर्म इस्तेमाल होती है ना कि नौकरशाही काहे की। और यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो एसजीएम लेवल के जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो डीएमडी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दबे लफ्जों में बगावत की है कि ये हमारी कंपनी की इंसल्ट अच्छा, हो इनको रही है। लाने वाले पीटीआई के हुकूमत में अगर आपने इस खबर को थोड़ा सा प्रूव किया इस मामले को, तो कौन निकले? मतलब फंड रेजर तो फिर इमरान खान साहब ही लाए। मैं नाम कौन करता हूँ उनका, चलें। जो पीटीआई के जो इनके जो मिनिस्टर थे, अब्दुल रज़ाक उनका नाम था, अब्दुल रज़ाक उनका नाम था। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक दाऊद। उनकी अपनी कंपनी डेस्कॉन, उनको नवाजा गया। वहां पे 22 करोड़ के 22 अरब के ठेके दिए गए हैं। वहां पे जो केपीके में लाइन बिछाई गई है, वहां पे इनको लाने वाले अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ही हैं। पीटी नहीं लाने वाले तो इमरान खान साहब, इमरान खान तबलीग साहब। सरकार है। लेकिन जो अब्दुल रज़ाक हैं वो भी मिनिस्टर थे ना पीटीआई के। हाँ। उनकी अपनी कंपनी थी डेस्कॉन के नाम से, वहां पे इनको नवाजा गया, एमडी ने वहां पे नवाजा इनको। और बकायदा वहां पे कंपनी को जुर्माना भी हुआ है। वहां पे 7.5 करोड़ रुपए की इनकी जो बीट है वो वापस हुई है कि आपने। अच्छा, ये आपने खबर कब ब्रेक की, इस पर एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद अब क्या मामला था? अच्छा, ये खबर हमने लाहौर रंग में जैसे ये खबर नशर हुई कि जो एमडी हैं, क्योंकि वो खबर नशर हुई थी, ये कल की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या एक्शन हुआ? हाँ जी, उसके बाद एक्शन ये हुआ कि जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जिनकी जो चेयरपर्सन है वो रूही रईस साहब हैं, उन्होंने क्या काम किया कि इनका लेटर जारी किया कि इनकी सैलरी रोक दी गई है और इनको ऑफिस आने से भी मना कर दिया गया है। और इन पे 22.5 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। तो नैब का कोई रेफरेंस दायर हो सकता है? एफआईए में भी दरखास्त जा चुकी है और इनको कोर्ट के थ्रू भी नोटिस जा चुके हैं। मुद्दई कौन बना? मुद्दई बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि पहले एक्शन इसलिए नहीं लिया कि मिनिस्ट्री और बीओडी जो है वो मुतअद्दिद बार लेटर लिख चुकी है मिनिस्ट्री को, बीओडी कि जनाब ये आपके लेकिन वो हुकूमत चूंकि उनकी थी और वो खुद खामोश थे। और वो वही बात है ना, जिस तरह प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब थे, कि बहुत से मामलात में आपके हाथ बंधे होते हैं। सो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ बंधे हुए थे और ऑफिसर्स ने अब तो बगावत शुरू कर दी है कि जितनी कंपनी की बदनामी हो चुकी है, जितना यहाँ पे शहाना प्रोटोकॉल लिया जा रहा है। और जो जैसा कि जो एसएनजीपीएल क्योंकि बेसिकली पंजाब और केपीके में है, अब केपीके में इनका एक मनसूबा शुरू हुआ, वहां पे एक लाइन डालनी थी। अब एसओपी ये कह रही है कि वो लाइन इतने किलोमीटर है, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उसको अप्रूव किया, ताकि अप्रूव करने के बाद उसकी जो कमीशन है वो भी अपने कमीशन में भी अपने हाथ साफ किए जाके। तो इस हवाले से ये भी देखने में आ रहा था कि जो इंतजामिया है, अब कहता बीओडी ने तो नोटिस जारी कर दिया है कि इनको ऑफिस भी ये नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए तो देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि एफआईए में भी दरख्वास्त जा चुकी है, नैब में भी जा चुकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से। इस पर अब ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन होगी, बट इन मामलात की हमारे यहाँ कोई उस तरह से, मतलब अगर इतने केसेस नैब में जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, दे दिला के प्ली बार्गेन और इन चीजों से मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं। वो नैब भी क्रेडिट ले जाती है और जो देने वाला वो भी क्रेडिट ले जाता है कि जनाब इतने। तो आपको इसका कुछ नजर आ रहा है कि कुछ आउटकम निकलेगा किसी सजा की सूरत में? सजा ये है कि ये पैराशूटर है, कौन सा ये कंपनी का एम्प्लॉय है, यहाँ से स्विच करके जहां से आए वहां चले जाएंगे। मतलब इतना कोई बनता नहीं, बट ऐसे लोगों के साथ तो ये होना चाहिए कि इनसे स्ट्रिक्टली जो इन्होंने करप्शन की है और जो पैसा लूटा है, अवाम का पैसा लूटा है बेसिकली, वो वापस आना चाहिए। बट बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने खबर बहुत जबरदस्त ब्रेक की और उस पर अच्छी बात यह है कि एक्शन हो गया। अदान, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम अपने शो में मजीद आगे बढ़ेंगे और जनाब हर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। और स्पेशली आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो हम वहां पर अक्सर न्यूज़पेपर लगा होता था और उसमें सारी लड़कियां जी तो रुक रुक के पढ़ रही होती थी मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के बारे में। और हमारे यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड
ये एक बड़ा ट्रेंड पाया जाता है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, तो वो अखबारों में, वेबसाइट्स पर देखा जाए, भले उसकी हकीकत के वो चीजें करीब हो या ना हो, लेकिन हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा। साथ ही साथ आज पार्शियल चांद ग्रहण है, तो वो किस तरह से मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस पर इम्पैक्ट करेगा। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सारा काजमी शो में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच सारा। सबसे पहले टर्न बाय टर्न आई रिक्वेस्ट यू कि क्विकली बताइएगा हर ज़ोडिक साइन के बारे में कि सबसे पहला ज़ोडिक साइन जो आपके पास बनता है इस वक्त, जो मंथ्स के हिसाब से ऑब्वियसली एक तरतीब होती है, वहां से स्टार्ट हो जाए फिर बताती जाए। एरीज का आज का दिन कैसा है, प्लस चांद ग्रहण आज के दिन या इस पूरे महीने या साल किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। इसके पार्शियल चांद ग्रहण हो रहा है। अब वो मैं थोड़ा बताते चल रहा हूँ आपके व्यूअर्स को कि इट विल बी स्टार्टिंग एट 8:15 से लेके रात के 12:15 बजे तक रहेगा। इसका पीक टाइमिंग 10 PM होगा। उस दौरान सदका दे, नमाज़े कुसूफ पढ़े एंड डू लॉट ऑफ इस्तिग़फ़ार, तो नेगेटिविटी इसकी निगेट होगी इंशाल्लाह ताला। एंड कमिंग टू द मेन ज़ोडिएक्स, एरीज के ये 7th हाउस में आ रहा है, जो हमारे रिलेशनशिप का हाउस होता है एरीज के लिए। काफी ट्रिकी टाइम है, तो इंपल्सिव डिसीजन ना लें, स्लो डाउन चीजों को लें और स्पाउस से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े। लेट इट गो फॉर टाइम बीइंग, कोई भी आर्गुमेंट से अवॉइड करें। अगर हम टॉरस की बात करें तो टॉरस के ये 6th हाउस में आ रहा है, जो उनको अपने काम से थोड़ा डिटैचमेंट इश्यूज दे सकता है एंड एवरीथिंग। तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जरा थोड़ा सा ख्याल रखें कि उनकी कोई डेडलाइंस है तो वो आज के दिन ही कर ले, वरना आगे जाके फर्दर डिले आ सकते हैं व्हिच कैन अफेक्ट देयर पोजीशन एट द वर्क प्लेस। बिल्कुल ठीक। क्विकली नेक्स्ट जेमिनी की बात, हाँ सॉरी जी जेमिनी क्विकली मैं चाह रही हूँ बताएं, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और हमने 12 ज़ोडिक साइंस को पूरा करना है। जेमिनी की 5th हाउस में हो रहा है। अगेन कोई भी इनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं, डिटैचमेंट का एक फेज से गुजर सकते हैं। सो दे नीड टू बी केयरफुल कि कोई भी ऐसी कोई बात ना करे जो फर्दर डिटैचमेंट के इश्यूज क्रिएट करे इन देयर पर्सनल लाइफ विद देयर लव्ड वंस। कैंसर की बात करें तो ये 4th हाउस में उनका होगा, तो देयर विल बी सम रिपेयर वर्क जो होता है वो घर में काम शाम हो सकता है, या डीक्लटर करे तो नेगेटिविटी भी निगेट होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये इस दौरान जो ये इक्लिप्स एंड नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए थोड़ा ख्याल रखें। लियो की अगर हम बात करें तो ये 3rd हाउस में उनके आएगा, तो कम्युनिकेशन का ख्याल रखें। कोई भी ईमेल सेंड करते वक्त या इवन मैसेजिंग करते वक्त कोई भी ऐसी बात ना करे जो उनके आगे जाके उनके अगेंस्ट यूज की जाए। तो जस्ट नीड टू बी केयरफुल व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है। वर्गो की बात करें तो ये इनके 2nd हाउस में आएगा, दैट इज हाउस ऑफ पोजेशन एंड वेल्थ एंड इनहेरिटेंस। तो कोई भी अभी काम है, अगर फिलहाल कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि कोई भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी काम या कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि दीज आर नॉट अ गुड टाइम पीरियड, तो जरा अवॉइड करें फॉर नाउ, फॉर नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा की ये 1st साइन में हो रहा है, तो ये बैलेंस आउट करना चाहेंगे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, मगर वो हो नहीं सकेगा क्योंकि अभी वो ये जो लूनर इक्लिप्स की वजह से थोड़ी नेगेटिविटी है। तो जस्ट ट्राई टू काम डाउन एवरीथिंग, वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी लिब्रा लोगों के लिए। कमिंग टू द स्कॉर्पियो के लिए 12th साइन में होगा। ये बहुत अच्छा टाइम है टू इंट्रोस्पेक्ट, अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स या रिसेंटली कोई भी डिसीजन लिया हो उसको सोच समझ के दोबारा रीइवैल्यूएट करें कि अल्लाह ताला उनको एक सेकंड चांस दोबारा देंगे टू फिक्स थिंग्स इंशाल्लाह ताला। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। नाउ कमिंग टू द सेजिटेरियस के लिए 11th हाउस में आएगा। ये नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये इनके पर्सनल नेटवर्क्स और ये फ्रेंड्स के इसमें ना जरा इक्लिप्स आएगा, तो कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उनको एक शॉक दे सके, या कोई एकदम से वो फील होगा कि हमको काफी अर्से से किसी ने कुछ छुपाई हुई थी एंड इट कमिंग ऑन सर्फेस राइट नाउ। तो दे नीड टू बी केयरफुल, ये कुछ ज्यादा इंपल्सिवली इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े एंड जस्ट हियर इट आउट कि वो सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। कैप्रिकॉर्न के लिए 10th हाउस आएगा। कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा डिटेल में बता दें। अच्छा, कैप्रिकॉर्न का अच्छा ये आएगा 10th हाउस में। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, स्पेशली वर्क रिलेटेड काफी अच्छा चीजें, एक्सपेंशन का टाइम है, मगर 15th मई तक जरा रुक जाए कैप्रिकॉर्न्स, अगर कोई भी नई चीज इनिशिएट कर रहे हैं एवरीथिंग, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा 15 मई के बाद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और ये इक्लिप्सेस से दे विल बी फ्री, दे आर गुड टू गो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। बट हाँ, ऑलवेज वॉच योर बैक व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग या शेयरिंग समथिंग, कि ओवर शेयर ना करें किसी के साथ फॉर नाउ एटलीस्ट। फिर एक्वेरियस की बात करते
करते हैं तो ये 9th हाउस में आएगा। इट्स वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल अपनी जर्नी के लिए एंड एवरीथिंग, बट यस ट्रैवल करते वक्त थोड़ा ख्याल रखिए, कुछ ना कुछ लेट या मिसहैप हो सकता है, तो वो जरा थोड़ा ख्याल रखिएगा। Pisces के लिए इन दी एंड ये जरा थोड़ा सा एक ऐसा टाइम है कि आई वुड रेकमेंड नॉट टू परचेज एनीथिंग। कोई भी अगर कोई हैवी लॉस इंडिकेट हो रहा है तो कोई भी चीज अगर चीज है तो उसको लेटर ऑन के लिए रखें, आफ्टर 15th में, दैट विल बी अ गुड थिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सारा कासमी, हमें ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रही थी, किस स्टार का कौन सा जो मतलब एक तो जो पार्शियल चांद ग्रहण है वो किस तरह से मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस को इफेक्ट करेगा, और इसके साथ साथ हर इंसान का ज़ोडिक साइंस के मुताबिक आज का दिन और आने वाले चंद दिन कैसे गुजरेंगे। व्यूज़ अभी हम बात करेंगे कि समझ चूंकि स्टार्ट हो चुका है और समझ में अच्छे स्टाइलिश और ऐसे कपड़े होने चाहिए जो किसी भी खातून को, क्योंकि हम ख़वातीन के अभी ड्रेसेस की बात कर रहे होंगे, तो वो उनको कंफर्टेबल रख सकें, क्योंकि जो तमाम चीज़ें ये मैटर करती हैं, स्टाइल, इसके अलावा आपका फैब्रिक क्या हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो ऑब्वियसली आप सब कुछ उस तरह से नहीं कैरी कर सकती है। प्लस इस समर ट्रेंड्स क्या क्या है, अब जो ईद उल फितर थी तो वो तो गुजर चुकी है, बट इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स हम ईद उल अज़हा भी देखेंगे, तो उसके लिए क्या ट्रेंड्स हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए हमें फैशन डिज़ाइनर सोनिया मलिक और इनकी मदर हैं जो इनकी हेल्प भी करती हैं, मिसेस सलीम, शो में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी आप कोई डिज़ाइन किसी भी किस्म का क्रिएट करते हैं ख़वातीन के लिए, तो उसमें आपकी फिलॉसफी क्या होती है और आप ट्रेंड्स को किस तरह से ऑब्वियसली मद्देनजर रखते हैं और फिर उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए एक आप बड़ा क्रिएटिव सा और इसके अलावा कंफर्टेबल ड्रेस जो है वो एक तैयार करते हैं? सबसे पहले जो हमारी मेन जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं, जैसे ही कोई क्लाइंट वॉक इन करता है हमारे पास, तो ट्रेंड्स तो हमने उनको तो इनकॉर्पोरेट करना होता है, पर क्लाइंट की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की फिज़ीक कैसी है, उसकी पसंद कैसी है, वो चीज़ें हम पहले देखते हैं एंड देन उन पसंद को, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए फिर हमारी कोशिश यही होती है कि उसकी पसंद के मुताबिक जो भी आउटफिट हम उसके लिए क्रिएट करें वो क्लाइंट की पसंद के मुताबिक होना चाहिए। जैसे बेसिकली यू डील विद द कस्टमाइज्ड डिजाइन, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, बिल्कुल हमारे कस्टमाइज्ड ऑर्डर होते हैं और क्लाइंट की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा, क्योंकि डिज़ाइन स्टूडियो इस तरह से है कि हमने कुछ तो प्री सेट ऑलरेडी हमारे पास जो हमारे डिज़ाइन चल रहे होते हैं वो तो चल रहे होते हैं, पर मेन हमारा जो फोकस है वो ये होता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी पसंद क्या है, कौन सा फैब्रिक उसको पसंद है, उसकी पहले हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा अपना जो उसके ऊपर इनपुट होता है उन सारी चीज़ों को लेके फिर हम उसका एक कस्टमाइज जो ऑर्डर होता है ना वो फिर हम उस तरीके से अच्छा, लेकिन देखें जिस तरह से अभी मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि ईस्टर्न ड्रेसेस को बेसिकली लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग और स्पेशली जब वो स्टूडियोज़ का रुख करते हैं तो वो उसमें उनकी प्रेफरेंस शलवार कमीज, कुर्ते, ट्राउजर्स, मैक्सीज, लहंगे, गरारे, यही कुछ होता है जितना भी ईस्टर्न वेयर आता है। सो अभी अगर हम समर को देखें तो क्या क्या ट्रेंड्स इस वक्त इन है? समर में अभी लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन है, फ्लोई कट्स बहुत इन है, ब्राइट कलर्स, फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इन है, चिकनकारी बहुत अच्छी लगती है अगर इफ इट्स डन ऑन प्योर फैब्रिक एंड विद द राइट टेक्निक तो वो बहुत अच्छी लगती है। देन फ्लोरल प्रिंट्स जो है ना समर के अंदर, फ्लोरल पेस्टल्स कलर्स तो हमेशा से हमारे चलते हुए आ रहे हैं, बट अभी रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर हमने यही देखा है कि फ्लोरल और ब्राइट कलर्स जो है ना, पहले होता था कि समर्स में हम थोड़ा रिलक्टेंट होते थे कि नहीं ब्राइट कलर्स नहीं है, समर में जाएंगे नहीं, बट अभी कुछ टाइम से ब्राइट कलर्स जो हैं वो कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे कोऑर्डिनेटेड सेट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, सॉलिड कलर के कोऑर्डिनेटेड सेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिंटेड भी बहुत अच्छे लगते हैं, इवन विद दुपट्टा, विद ऑर्गेन्जा दुपट्टा और विद सिल्क दुपट्टा, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा मिसेस सलीम, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से जब पाकिस्तान में जब गर्मियाँ का सीज़न स्टार्ट होता है और इससे पहले तो वो खवातीन जो है ना वो लॉन के पीछे बहुत ज्यादा डेस्परेट होती है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स अभी आगे देखिएगा, या मदर्स डे की जब ये सेल लगनी है कुछ ब्रांड्स पे लगना शुरू हो गई है तो खवातीन को अपने बच्चों की और किसी चीज की परवाह नहीं होती, और उनको चाहे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जहां पर अगर उनको लाइन में कितनी कितनी देर भी खड़ा रहना पड़े तो वो उसके लिए मौजूद होती हैं। सो लॉन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर
पिछले कई मेरे ख्याल में 5-6 सालों से खवातीन को बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है। सो लॉन इज वन थिंग। आपको क्या लगता है कि गर्मियों में कंफर्टेबल अगर हम फैब्रिक की बात करें तो वो अदर देन लॉन क्या हो सकते हैं, कीपिंग इन माइंड के कुछ सेमी फॉर्मल्स की तरफ भी हमें जाना पड़ सकता है, जैसे आगे ईद है ना, तो वो थोड़ा सा ये भी होता है कि फैब्रिक भी सॉफ्ट हो प्लस आपको जरा एक फिनिशिंग इस तरह से हो कि जो ईद की फेस्टिविटी का लुक दे रहा हो। वो ये है ना कि आप देखें कि सीज़न मौसम के लिहाज से और आपको देखना पड़ता है कि जो आपका फैब्रिक है वो सॉफ्ट होना चाहिए, कलर अच्छे होने चाहिए, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। सेल में तो सब लोग जाएंगे प्रिंटेड सूट उठा के, लेकिन हर बंदा वो सूट उठा के नहीं ले आता। अपनी चॉइस होती है कि आपने उसको कैसे उसको मैनेज करना है, आपकी अपनी। लेकिन फैब्रिक कौन कौन से हैं, ये नहीं अगर जिस तरह से अगर चिकन लॉन अदर देन लॉन जो थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टच भी देना, कॉटनेट आ जाती है, ऑर्गेन्जाज अच्छे लगते हैं। अब बिल्कुल बहुत गर्मी में ऑर्गेन्जा इज नॉट वो फैब्रिक, बट ऑर्गेन्जा दुपट्टास ऑर्गेन्जा के अगर हो और ड्रेस आपका अच्छे लगते हैं, बहुत लाइक फ्लोई लुक देते हैं, बड़ी शीक लुक देते हैं ऑर्गेन्जा के दुपट्टे। देन कॉटनेट बड़ा अच्छा फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है, वो Recently we have- डिसेंट भी लगता है थोड़ा सा। cotton net and then khadi net. There is another fabric called khadi net. It's so amazing. उसकी जो फॉल आती है, इवन खडी नेट के ऊपर वी आर डूइंग आवर ब्राइडल, जितने भी हमारे फॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं, हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो प्योर फैब्रिक की तरफ ज़्यादा होती है। हार्डली देर इज़ एनी डिज़ाइन आप हमारा देखेंगे उसमें हमने कोई सेमी प्योर और फैब्रिक यूज़ किया हो, नहीं, हमारा प्योर फैब्रिक हम यूज़ करते हैं। और इवन इफ इट्स ऑन कॉटन साइड तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम वो भी प्योर फैब्रिक ही यूज़ करें। वो हम स्पंज नेट यूज़ करते हैं, वो भी कॉटन खड़ी नेट की ये कैटेगरी है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ब्रीदेबल फैब्रिक हो, प्योर फैब्रिक हो, ताकि अगर कस्टम एक बेस अच्छी है ना फैब्रिक की, अगर आप उस पर इतना एफर्ट कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ए डिज़ाइनिंग उस पर कर रहे हो विद लेसेस, विद मोटिव्स, विद एम्ब्रॉयडरीज, तो नीचे की जो फैब्रिक की बेस है ना उसको ब्रीदेबल होना, सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जब हम समर्स की बात कर रहे हैं तो खवातीन जो हैं वो कंफर्टेबल रहना भी पसंद करती हैं, क्योंकि अब हम ईद की भी बात करें, अभी जो बकरा ईद है वो ज्यादा थोड़ी सी गर्मी में आ जाएगी, सो इसमें फिर एक्टिविटीज भी होती हैं, घर में पकवान बनाना, और इस तरह से जब हमारे यहाँ खवातीन ने जब किचन में काम करना है तो फिर जो ड्रेस हो वो भी आपको कंफर्ट भी दे, स्टाइल भी रहे, और वो एक ये होता है कि वो ज्यादा उस पर रिंकल्स भी ना पड़े। एक होता है ना बहुत से फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं आप उनको थोड़ी देर पहनो तो उसके बाद वो लुक ही ऐसा लगता है पता नहीं कब के पहने में, और वो सिलवटें सी हम फील करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, व्हेनेवर यू डिजाइन एनी ड्रेस तो उसमें किसी भी इंसान की जो फिजिक है वो कितनी मैटर करती है? बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसकी हाइट क्या है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है, ये चीज़ें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि उस चीज़ को हमने इन्हांस करना है। उसका जो कम्प्लेक्शन है ना उसको दबाना है नहीं, उसको इन्हांस करना है, उस पर क्या कलर सूट करे, उसकी बॉडी, उसकी हाइट क्या है। अगर एक छोटी हाइट है फॉर इंस्टेंस इफ इज जो कि है नॉर्मली, ठीक है, छोटी हाइट है, उसको हम छोटी शर्ट पहना देंगे तो वो थोड़ी सी और हाइट जो है ना, यही मेरा सवाल था कि हाउ डू यू मैनेज सच फिजिक जिसमें हाइट कम है बट आपने ड्रेस ऐसा डिजाइन करना है कि वो बंदा डिसेंट भी लगे, खूबसूरत भी लगे। उसको लंबी शर्ट दें, उसको लंबी पेशवास दे देंगे, लंबी शर्ट बना देंगे उसके लिए, लाइक लॉन्ग शर्ट विद मे बी अ फर्शी गरारा, इफ इट्स अ ब्राइडल आउटफिट, इफ इट्स अ फॉर्मल आउटफिट उसके साथ हम क्रश पैंट कर सकते हैं विद अ लॉन्ग शर्ट। काफ्तान्स बड़े अच्छे लगते हैं, इवन छोटी हाइट के ऊपर भी काफ्तान्स लुक अमेजिंग, क्योंकि एक ड्रेप है ना, हाउ यू ड्रेपिंग दैट आउटफिट, वो चीज मैटर करती है। अच्छा, एक और चीज, इस तरह से आपने काफ्तान का मेंशन किया, आई थिंक अभी आपने काफ्तान स्टाइल और दिस इज अ काफ्तान, इसका हम बहुत अरसे से ना ट्रेंड देख रहे हैं, तकरीबन लास्ट 1-2 ईयर्स से ये वापस इन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी था, बीच में आके इसका ट्रेंड थोड़ा खत्म हो गया। अभी मुझे ये बताएं, हमारे बचपन में होता था एक ट्रेंड, आई स्टिल रिमेम्बर माय मदर वुड डू दीज काफ्तान, जो कि वो जो बैगी स्टाइल काफ्तान होते थे। आप ये देखें कि वो एक हमारे मैटरनिटी फ्रॉक्स वगैरह, ये काफ्तान उस कंडीशन में पहने जाते थे, लेकिन अब ये सब लोग जो हैं वो पहन रहे होते हैं। एवरीबॉडी इज वेयरिंग इट, एवरीबॉडी, क्योंकि इजी टू वेयर, इजी टू कैरी। और अच्छा, इसके मैं यही थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जब हम काफ्तान की बात करते हैं, सो एक तो जिस तरह से आपने भी पहना हुआ एक सिल्क का फैब्रिक हो गया उस पे, बट इसके अलावा काफ्तान जो है वो और कौन कौन से ऐसे फैब्रिक्स हैं जिन पे अच्छा बन जाता है?
बनने को तो सब पे ही बन जाएगा, लेकिन जो ज्यादा इसकी लुक अच्छी आती है वो सिल्क पे आती है। सिल्क एंड वेलवेट। और जब आपके पास कोई भी कस्टमर आया, क्लाइंट आया, उसने कहा कि हमें ऐसा ड्रेस चाहिए, सो ऑब्वियसली किसी ड्रेस को अच्छे से कैरी करना इट्स एन इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ड्रेस अच्छा पहन लिया, महंगा पहन लिया, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू कैरी इट, तो फिर आप अच्छे नहीं दिख सकते, वो ड्रेस की भी शो सारी मारी जाती है। सो उसमें एसेसरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक की रोल प्ले करती है। सो डू यू गाइड द क्लाइंट्स के इस ड्रेस के साथ ये एसेसरीज आपकी होनी चाहिए, इस तरह से बेल्ट होनी चाहिए, कोई ज्वेलरी, नेकलेस? बिल्कुल हम गाइड करते हैं। जैसे ब्राइडल आउटफिट्स भी हमारे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उस आउटफिट को एनहांस करना है, कस्टमर की, क्लाइंट की पूरी ओवरऑल लुक को एनहांस करना है। तो अगर जैसे लो नेक्स हैं तो हम उसमें बिल्कुल, अगर छोटी नेक बनी हुई है तो उसमें हम चोकर नहीं पहन सकते। तो हमारी कोशिश यही होती है कि क्लाइंट को कहें कि जरा थोड़ा फ्लोई, कुछ लंबा हार पहन ले और कुछ इस तरह की माला पहन ले जो उसकी अच्छी। और हमारे यहाँ पे नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं, सब कपड़े बनवा लेते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह भी, लेकिन करते क्या है कि उनको मार्केट में गए और जो उनको उस टाइम उसके साथ अच्छा लग रहा वो बिना सोचे समझे ले लेते हैं। बिल्कुल अभी भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कि आप जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक क्लास है और वो थोड़े लोग हैं, बिल्कुल। बट जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे एक वो, क्योंकि ऑब्वियसली हर अपनी कैटेगरी को मद्देनजर रखना होता है। अच्छा, एक क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि कोई ऐसी एडवाइस शेयर करें इस समर सीजन के लिए, खवातीन के लिए, कि वो कंफर्टेबल भी हों, वो कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन वो एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी दिख रही हो। बिल्कुल, उसके लिए यही है कि डोंट फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है उसको जरा एक सेकंड साइड पे रखें, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आपके ऊपर सूट क्या करता है, आपको पसंद क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको देख के देन अपने आउटफिट्स जो हैं वो उनको चूज करें। फैब्रिक्स का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे सर्दियों में तो यू कैन वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपने उसको लेयर कर लेना है ना ऊपर से। गर्मियों में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि कौन से फैब्रिक्स जो हैं वो ब्रीदेबल हैं, कौन से फैब्रिक्स, या अगर आप जिस जगह पर जा रहे हैं तो हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, क्या एसी वगैरह लगे में, आउटडोर इवेंट तो नहीं है, तो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जब भी आप कोई ड्रेस पहने ना, तो ये ना देखें कि ट्रेंड्स क्या है, अपनी बॉडी फिजिक देखें कि आपको क्या अच्छा लगेगा, सूट करेगा, आप किस चीज में कंफर्टेबल होंगे, कंफर्टेबल, एंड देन व्हाट इज द इवेंट, आप उसके मुताबिक एग्जैक्टली आपकी गैदरिंग क्या है, आपका इवेंट क्या है, जिस जगह में आप जा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट क्या है, इफ इट्स एन ओपन एनवायरनमेंट, क्लोज एनवायरनमेंट, एसीज है नहीं है, उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा वो ये कि आप भी उसके अंदर कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप ये थोड़ी सी चीजें अगर देख लेंगे तो योरसेल्फ और फिर कॉन्फिडेंट होना, ये नहीं कि आपने इतनी लंबी अगर शर्ट पहन ली है, बट इफ यू नॉट कंफर्टेबल एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू कैरी इट, वो चाहे पाँव में फंस रही हो या आप उसको बिल्कुल फ्लैट शूज के साथ पहन ले, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आप अच्छा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल दिखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सोनिया, एंड थैंक यू सो मच मिसेस सलीम हमारे साथ शो में मौजूद। व्यूअर्स, अगर हम बात करें अपने लाहौर शहर की, तो बहुत अरसा गुजर चुका है, तकरीबन मेरे ख्याल में पिछले 10-15 सालों से। उससे पहले भी ये इशू था, बट अब ये चीज़ें जो है ना वो हमें ज़्यादा फील होने लग गई हैं। लाहौर जो है वो गंदगी की भी आमाज का जो है वो बनता चला जा रहा है, और स्पेशली हम इसके बैकवर्ड एरियाज़ को देखें या हम अंदरून लाहौर के एरियाज़ को कुछ देखें, या अगर हम शुमाली लाहौर वाली साइड पर जाएँ तो गंदगी के इतने ढेर होते हैं और इतना ताफुन वहाँ से उठ रहा होता है कि मैं एट टाइम्स, मेरा एक दो दफ़ा वहाँ जाना हुआ, सो आई यूज्ड टू थिंक कि यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इतनी यहाँ पर स्मेल है। लेकिन ऑब्वियसली एक तो प्रॉब्लम आता है लोगों के एंड से, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद नहीं जो सफाई सुथराई का किसी भी जगह होता है। और हमने बहुत दफ़ा देखा LWMC इस चीज़ का बेड़ा तो उठाती है कि हम सफाई करेंगे, लेकिन एफिशिएंटली उस काम को सरअंजाम नहीं दिया जाता। बट बहरहाल आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही सोशल एक्टिविस्ट से जिन्होंने सोचा और फिर सोचा नहीं कर दिखाया कि लाहौर को साफ करना है। इसके लिए इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, अपने ऑब्वियसली फाइनेंसेस इनके अपने ज़ाती थे, और इस टीम को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से सफाई जो है वो करवा रहे हैं। सो हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट असद कादर शेख साहब शो में मौजूद हैं। असद साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। असद साहब, सबसे पहले ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर की सफाई का काम करते हुए, और क्यों कर रहे हैं आप, ये ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने फर्स्ट रमज़ान को ये अपना स्टार्ट लिया इस रमज़ान से, और क्यों कर रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से लाहौर नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है स्मोक के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, जो हमारे लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है।
और मैं, क्योंकि अंदरूनी शहर की पैदाइश है मेरी भाटी गेट की, और मैंने बचपन से अब तक लाहौर को पोल्यूटेड ही देखा है। मतलब ऊपर ग्रोथ करते हुए देखा है, नीचे नहीं। ये जो खोखले नारे लगते थे कि लाहौर को पेरिस बना देंगे, कोई भी सियासी पार्टी हो, तो हम लाहौर को लाहौर देखना चाहते हैं, लाहौर की शान शौकत के हवाले से देखना चाहते हैं। लाहौर का एक नाम है, कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया उन्हें वो जमिया नहीं। तो ये चीज़ मुझे पंजाबी में जिन्हें कहते हैं, मैं कुर्दा सी के यार है, मैं जब भी बाइक पे सफ़र करता था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, डस्टी, सारा बाल ख़राब हो जाने, कपड़े ख़राब हो जाने। तो मैं सोचता होता था, या अल्लाह कभी कोई मुझे कोई ऐसा काम दे कि मैं तेरी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं। तो इसके लिए मैं आपके चैनल की वसासत से मैं बताना चाहता हूं कि मैं फिज़िकली काम कर रहा हूं और अपनी पूरी एफर्ट इसमें दे रहा हूं, और इसको मुझे स्पॉन्सर किया है एक लाहौर सेंटर है जी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। लाहौर सेंटर वालों ने बेसिकली आपको स्पॉन्सर किया। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। लाहौर सेंटर वाले जो ये होम अप्लायंसेस के हैं आबद मार्केट में, बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्होंने मुझे शेख ताहिर साहब का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। इसमें मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सपोर्ट करता है अच्छे काम के लिए, तो उन्होंने मेरी बात पे यानी कि हुकूमती सपोर्ट आपको कहीं पर भी हासिल नहीं, और किसी ने मतलब आपको देखते हुए आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया कि आप हमारे साथ आके काम करें, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारी टीम्स को भी लीड कर सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियोस देख लें, आप मेरे पैकेज देख लें, तो मैं आपको यकीन दहानी से कह रहा हूं कि अगर LWMC के MD साहब देख लें, तो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा। मैंने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मखलूक की खुशनुदी के लिए इतना अच्छा काम किया है, इतनी मेहनत से मेरी टीम ने काम किया है कि हम स्क्रैपर के साथ हमने एक एक वक्त में 51-50 बैग उठाते हैं, उसके बाद उसको डंप करते हैं, अपनी वैन में डालते हैं, और उसके बाद उसको जाके कंटेनर में डंप करते हैं। LWMC का मुलाजिम क्या करता है, वो आता है, लाइनें मारता है और रैपर उठाता है और वो चला जाता है। 2 से 2.5 घंटे वो काम करते हैं। उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा कि वो किसी अफसर के घर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन नजर नहीं आते। मेरी ये पूरी 1.5 माह की, 1.25 माह की जो प्रैक्टिस है, मैंने इसमें ये देखा है, और मैंने अपनी हर वीडियो में उनके सुपरवाइज़र को हाईलाइट किया है, उनके दरोगा से भी मैं मिला हूँ, उनके जनाब जेडो से भी मिला हूँ, और उनको मैंने बाकायदा ये कहा है कि मैं 70-80% कर रहा हूँ। मुझे तो लोग कहते हैं आप 100% कर रहे हो। मुझे जो भी लोग, कोई रक्शे वाला गुजरा, आज भी जब हम लोग लेक रोड कर रहे थे तो एक रक्शे वाला गुजरा, कहता है यार कमाल है यार, कमाल जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैंने जिंदगी में इस तरह की आपके पास कितने लोगों की टीम? मेरे पास 10 बंदों की टीम है। 10 बंदों की टीम है। आप लाहौर के मतलब आपके माइंड में ये क्या है कि किस तरह से आपने लाहौर के मतलब कुछ इलाकों को पहले टारगेट करना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। मैंने उन्हीं इलाकों को टारगेट किया जहाँ पे पहले डस्टी है। जब मैं फॉर एग्जाम्पल जी, मैं न्यूजपुजी पार्क का रिहायशी हूँ। मैंने जी कृष्ण नगर, मैंने सिविल सेक्रेटरीट के आगे, इवन के चीफ सेक्रेटरी को मैंने बावर करवाया कि ये देखें आपके गेट्स के आगे जहाँ पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी है पंजाब की, वहाँ इतनी डस्ट थी कि मैंने 41 बैग्स वहाँ से उठाए। उसके बाद मैं चला गया इमानी अदल के आगे, उसके बाद मैं चला गया आगे कुचहरी रोड पे, फिर मैं चला गया क्या नाम है, गामे शाह वाली सेंटर स्कूल में पढ़ा था। मैंने कहा मैं अपने स्कूल का हक अदा करूँ, उसके सामने मैंने दोनों साइड्स की, करबला गामे शाह, फिर मैंने दातागंज बख्श किया, उसके बाद लिटन रोड मैंने किया, न्यू चुबुर्जी किया, और इस तरह में करते हुए अभी मैं इसको सारा कर रहा हूँ। अगर बहुत से लोग मतलब हमें आपको इस वक्त देख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, और वो चाहें कि मतलब उनको अपने इर्द गिर्द एरिया में गंदगी नजर आ रही है, और वो चाहें कि आपकी टीम वहाँ की भी सफाई करवा दे, सो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या आप खुद ही सिलेक्ट करेंगे? मुझे ऑलरेडी ये मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं वो अपनी वीडियो अपने एक निशान पाकिस्तान चैनल पर मैं फेंकता हूँ, तो मैं उसमें जब मैं अपलोड करता हूं तो मुझे मैसेज आने शुरू हो गए। मेरे नीचे नंबर लिखे होते हैं कि जनाब हमारा शादबाग का एरिया बड़ा, वसनपुरे का एरिया बड़ा डस्टी है, आप उधर आ जाएं, शादरे आ जाएं। तो टीम मेरे पास बड़ी महदूद है 10, लेकिन आई हैव अ ग्रेट विश। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहा हूँ, आपकी चैनल से वसासत से मुझे ये मौका मिला, मैं आपको भी मुबारक देना चाहूँगा चैनल को कि आपने मुझे बुलाया। मैं बिल्कुल अल्लाह को हज़ना से जान के कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मिनिमम 100 बंदे और मैक्सिमम मैं 1000 तक जाऊँ। इसके लिए आपकी चैनल के वसासत से ऐसे लोग, मैं पाकिस्तान में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ताजर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ऐसे ताजर हैं जो PSL की टीम को 1-1 अरब रुपए में खरीद लेते हैं। लेकिन खुदाया, जैसे मैं लाहौर कलंदर से मुखातब हूँ इस वक्त, अगर मुझे आप इजाज़त दें कि लाहौर कलंदर एक लाहौर के साथ नाम जुड़ा है, तो आप यहाँ मुझे लाहौर की सफाई सुथराई के लिए आप भी अपना हिस्सा डालें, मुझे 100 बंदे दें, मैं आपको विद इन अ मंथ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि मैं विद इन अ मंथ आपको ये वाले जो सर्कुलर रोड है, भाटी गेट, ये सारा कुछ, और ये जो चबुर्जी है, आपका लिटन रोड है, मैं सारा कुछ इसको नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ठीक, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, काम भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो साहिब इस्तिताअत है वो आपके साथ मिलते जाएं, क्योंकि कारवां फिर ऐसे ही बनता है। थैंक यू सो मच असद कादर शेख साहब हमारे साथ गुड मॉर्निंग लाहौर में आज मौजूद थे। इसी के साथ ही जी एक नारा है
कि कौन करेगा लाहौर की सफाई, तो हम कहते हैं हम करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला, ये मेरा ऑल स्लोगन राइट, है। ओके ओके ओके। और पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल ठीक हो गया व्यूअर्स, उसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा और आखिर पे यही मैसेज कि जहां आप रहते हैं अपने घरों को नहीं, अपनी गली कूचों, अपने एरियाज को लाजमी तौर पर साफ रखें और जितना अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप सब हिस्सा डाल सकते हैं वो लाजमी तौर पर पार्टिसिपेशन हर इंसान की होनी चाहिए। व्यूअर्स, उसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।